आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी शुरू हो गई है। जिस तरह से नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितनी कम हुई थी, उससे ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी बहुत आसान नहीं होने वाली है। कई तरह की आशंकाएं थी, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। सरकार गठन में कितनी मुश्किल आने वाली है, इसको लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू बहुत दबाव बनाएंगे, नीतीश कुमार की तरफ से भी बहुत दबाव होगा, मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसे होगा, विभाग कैसे बटेंगे, किसके कितने मंत्री होंगे, इस तरह की तमाम अटकलें थी। लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो ऐसा लगा कि बड़े सहज अंदाज में सारी चीजें हो गई, और उस अंदाज में हुई जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। 12 एमपी वाले नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि एटलीस्ट 3 मंत्री पद उनको चाहिए हैं, 4 एमपी पर एक फॉर्मूला बनेगा एक मंत्री पद का, और इस लिहाज से चंद्रबाबू नायडू को 4 मिलेंगे, 4 मंत्री पद मिलेंगे। एकनाथ शिंदे को एक कैबिनेट और एक स्टेट मिनिस्टर मिलेगा क्योंकि उनके 7 एमपी हैं। तो सहयोगी पार्टियों को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, एक एक एमपी वाली पार्टियां भी सारी एडजस्ट होंगी, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही थी। लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो बिल्कुल किसी तरह का दबाव किसी सहयोगी पार्टी की तरफ से नहीं दिखा। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 मंत्री पद मिले, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर, और 16 एमपी वाले चंद्रबाबू नायडू को भी 2 ही मंत्री पद मिले, एक कैबिनेट और एक स्टेट मिनिस्टर। एकनाथ शिंदे के साथ तो और बुरा हुआ, उनको 7 एमपी हैं उनके, लेकिन एक स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट का चार्ज मिला उनको। अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसका कोई मंत्री नहीं बना क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट का एक पद ऑफर हो रहा था, और उधर से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाने की तैयारी थी, जो स्टेट मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको कोई जगह नहीं मिली। एक एक पार्टी, एक एक एमपी वाली, और कई पार्टियां हैं जो सरकार में नहीं शामिल हुई। झारखंड से आजसू है जिसका एक एमपी है, वो नहीं शामिल हुआ। पूर्वोत्तर की कई पार्टियां हैं जिनके एक एमपी हैं और उनको वो सरकार में नहीं शामिल हुए। तो ये उस तरह से हुआ, सरकार ने अपने हिसाब से सारे मंत्री बनाए। तो ये जो पहली चुनौती थी कि सरकार का गठन कैसे होगा और मंत्री पद का बंटवारा कैसे होगा, वो चुनौती बड़ी आसानी से निपट गई, उससे कोई खतरा नहीं हुआ या कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां अब शुरू होंगी, और वो ये चुनौती ऐसी नहीं होगी कि सरकार को कोई खतरा हो गया या प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा है। वो खतरा नहीं है, वो चुनौती नहीं है। सरकार एनडीए की बनी है और वो चलती रहेगी क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई खतरा नहीं दिख रहा है। विपक्ष के पास 233 एमपी हैं ममता बनर्जी को मिला करके, और उनको 40 से 40 एमपी का इंतजाम करना है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों आ भी जाते हैं तब भी विपक्षी गठबंधन बहुमत से बहुत पीछे रहेगा। तो वो अभी उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि इंडिया ब्लॉक सरकार बना ले। और वैसे भी चंद्रबाबू नायडू के जो 16 एमपी हैं उसका रियल इंपैक्ट 12 का ही होगा, क्योंकि वहां 4 एमपी जगन मोहन के भी जीते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू किसी समय पाला बदलते हैं तो जगन मोहन की पार्टी साथ में आ जाएगी बीजेपी की। तो ये अभी सरकार के नंबर्स को, स्टेबिलिटी को कोई खतरा नहीं है, वो चुनौती नहीं है। चुनौती कामकाज को लेकर के, और चुनौती नरेंद्र मोदी का जो एक छत्र राज रहा है, जो एकाधिकार रहा है शासन के ऊपर, उसके लिए है। वो अब शासन में उनके 23 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी अक्टूबर में 23 साल पूरे हो जाएंगे। वो अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और शुरुआती कुछ चुनौतियों को छोड़ दे तो जब 2002 में दूसरी बार चुनाव लड़के और वो मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद एक छत्र राज रहा। जब तक वहां वो मुख्यमंत्री रहे तब तक प्रधानमंत्री की तरह ही काम किया, उनका कोई आला कमान नहीं था। और 10 साल जो केंद्र में शासन रहा वो भी पूर्ण बहुमत का एक अधिकारवादी एक छत्र राज रहा, उसको चुनौती है। अभी 11 ही मंत्री हुए हैं, अपोजिशन के 11 मंत्री हैं, लेकिन ये मंत्री अपने निजी स्टाफ की नियुक्ति, अपने मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति, संयुक्त सचिवों की नियुक्ति अपने हिसाब से कराना चाहेंगे। इसमें कई लोग कराना चाहेंगे, कई लोगों को ब्यूरोक्रेसी का बहुत अनुभव है, कामकाज का बहुत अनुभव है। अभी तक का नियम यह था, भारत सरकार में सारी नियुक्ति ऊपर से केंद्रीकृत होती थी, एक जगह से सारे स्टाफ नियुक्त कर दिए जाते थे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, जो कैबिनेट कमेटी और अपॉइंटमेंट है उसकी तरफ से, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और राजनाथ सिंह, अमित शाह उसके सदस्य हैं। तो अब वो सिस्टम कम से कम सहयोगी पार्टियों के कुछ मंत्रियों में नहीं चलेगा।
अगर सहयोगी पार्टी के कुछ मंत्री अपने हिसाब से निजी स्टाफ लगवाने में, अपने मंत्रालय में सचिव और संयुक्त सचिव लगाने में कामयाब रहे, तो उसका मैसेज बीजेपी के नेताओं मंत्रियों में भी जाएगा। जिस तरह से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो बीजेपी के भी मंत्री अपने निजी स्टाफ के लिए, अपने मंत्रालय में मनचाहे सचिव के लिए मांग कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं और नहीं मिलने पर नाराजगी जता सकते हैं। तो ये एक बड़ी छोटी चुनौती है, लेकिन इससे काफी बड़ा संकेत जा सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद मंत्रालयों के कामकाज में मंत्रियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बढ़ जाएगी, जो अब तक काफी कम रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से सीधे रिपोर्ट ली जाती है सचिवों से और संयुक्त सचिवों से, और वो अपना सारा प्रेजेंटेशन और अपनी सारी रिपोर्ट डायरेक्टली देते हैं। मंत्री की भूमिका बड़ी सीमित रह गई है। तो वो एक चीज बदलने की संभावना है, वो एक चुनौती निश्चित रूप से आएगी। जो शुरुआती चुनौती है वो शुरू में ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एक चुनौती अभी जो नहीं दिख रही है, वो हो सकता है कि 3 या 4 राज्यों के जो चुनाव है इस साल, उन राज्यों के नतीजों के बाद एक चुनौती बढ़े। जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है और उसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव बाकी है, चुनाव होने ड्यू है इस साल। अगर इन 3 राज्यों में, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी और झारखंड में भी, अगर इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है, अपोजिशन की सरकार बन जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके एकाधिकार को लेकर के, उनके गवर्नेंस और पार्टी के ऊपर उनके आयरन ग्रिप को लेकर के सवाल उठेंगे। और वो सवाल सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं उठेंगे, पार्टी के अंदर भी वो सवाल उठने शुरू होंगे जो अभी नहीं उठ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है और ये नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी, ये चीजें दिखेंगी। अगर बीजेपी किसी तरह से इन 3 में से कोई स्टेट बचा लेती है, कहीं सरकार बना लेती है और जम्मू कश्मीर में किसी तरह से चुनाव जीत करके वहां हिंदू मुख्यमंत्री बना देती है, तब अलग बात है, तब स्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। अन्यथा असली चुनौती उस समय शुरू होगी। उस समय तक बहुत सारे लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि राज्यों के चुनाव में क्या होता है और ये जो मोदी का करिश्मा है चुनाव जितवाने का, वो कायम रह पाता है या नहीं रह पाता है। तो ये एक चुनौती उस समय चुनाव के बाद देखने को मिलेगी। एक चुनौती जो अभी सरकार चलाने में बीजेपी और अपने जो एलाई पार्टनर है उनकी तरफ से नहीं है, वो अपोजिशन की तरफ से आएगी और वो कई नीतियों पर होगी, कई मुद्दों पर होगी। ये तमाम जो सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, मतलब जो बीजेपी और उन सहयोगी पार्टियों के बीच की जो फॉल्ट लाइन है, उससे अपोजिशन के नेता परिचित हैं। उनको पता है कि कहां से ट्रिगर किया जा सकता है, इनके विवाद को उभारा जा सकता है। जैसे अग्निवीर जो सेना में भर्ती की योजना है, उसको लेकर के जेडीयू ने एक सवाल किया था, हालांकि बाद में उस पर सफाई भी आ गई, लेकिन यह कहा गया था कि इस योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। और इस बात पर हाँ मिलाई थी चिराग पासवान ने भी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और अभी कैबिनेट मिनिस्टर हुए हैं। तो अगर ये 2 पार्टियां और उसमें चंद्रबाबू नायडू भी मिल जाए और सेना में भर्ती की योजना के रिव्यू की बात करें, तो अपोजिशन का साथ इनको मिलेगा, या अपोजिशन इनको प्रोवोक कर सकता है इस बात के लिए, इस फॉल्ट लाइन को उभार सकता है। इसी तरह से जाति गणना के मसले पर अपोजिशन इनको प्रोवोक कर सकता है, अपोजिशन इनके पीछे अपनी ताकत लगा सकता है। आर्थिक सुधारों को लेकर के, विनिवेश को लेकर के, इस तरह की कई नीतियां हैं जिनमें अपोजिशन को पता है कि भाजपा की सहयोगी पार्टियां सहज नहीं है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के चंद्रबाबू नायडू उसके पक्ष में है, नीतीश कुमार भी उसके पक्ष में है, अजीत पवार उसके पक्ष में है। तो ये इन पार्टियों को, जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं, उनके पीछे अपनी ताकत अपोजिशन लगा सकता है और सरकार को बैकफुट पर ला सकता है। ये एक बड़ी चुनौती होगी, इससे कैसे निपटेंगे ये देखने वाली बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार थोड़ी कमजोर हुई है। हालांकि गठबंधन को पूर्ण बहुमत है, एनडीए को 293 सीटें हैं और उसके अलावा भी कुछ अन्य का उसको समर्थन मिलेगा ही मिलेगा, तो सरकार उतनी कमजोर नहीं है, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत आया है। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष आया है। इसके पहले कभी विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। पिछली विधानसभा में भी, पिछली लोकसभा में माफ करिएगा, एनडीए के 350 के करीब एमपी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बचे हुए 200 एमपी थे वो सब विपक्ष में थे। उसमें 22 एमपी वाले जगन मोहन थे, वाईएसआर कांग्रेस जो मुद्दों पर सरकार को ही समर्थन करते थे, 12 एमपी वाली बीजू जनता दल वो भी सरकार का ही समर्थन करती थी। और जो बचा हुआ विपक्ष था उसमें भी पार्टियां आपस में एक दूसरे से लड़के आई थी, कोई गठबंधन करके एक साथ चुनाव लड़के नहीं आई थी। तो जो इफेक्टिव अपोजिशन था उसकी संख्या 100 से भी कम होती थी।
इसलिए विपक्ष को दबा देना या उसकी अनदेखी कर देना, उसकी बातों को अनसुना कर देना बहुत आसान था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार 204 का तो अपोजिशन ऐसा है जो एक साथ एक गठबंधन में लड़के आया है। इसके पहले कभी किसी भी विपक्षी गठबंधन को इतनी सीटें नहीं आई थी। तो ये विपक्षी गठबंधन 204 सीटें लेकर के आया है, और उसमें अगर ममता बनर्जी को जोड़ दे तो संख्या 233 हो जाती है। यानी 233 का तो बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन बैठेगा लोकसभा में, 293 का सत्ता पक्ष और 233 का विपक्ष। तो ये जो मजबूत विपक्ष है वो विधायी कामकाज के लिए बहुत चुनौती है, और सरकारी कामकाज के लिए मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार के जो फैसले होंगे उनकी अब ज्यादा माइक्रोस्कोप से निगरानी होगी। ये नहीं हो सकता है कि सरकार ने कोई फैसला कर लिया तो बड़े स्मूथ तरीके से उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए अब सरकार को संसद के अंदर बड़े वो विपक्ष के माइक्रोस्कोप से गुजरना होगा, उसकी बड़ी बारीकी से निगरानी होगी, उसके प्रावधानों पर चर्चा होगी, उसका विरोध होगा, और तब जाकर के वो कानून बनेगा। और कोई एग्जीक्यूटिव के फैसले भी अगर हुए ऐसे जो जिसको विपक्ष को लग रहा है कि ये जनविरोधी है, तो सड़क पर उतर के मजबूत विपक्ष है वो वहां भी आंदोलन कर सकता है। तो सड़क से लेकर संसद तक सरकार को मजबूत विपक्ष को झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, जो अभी तक नहीं था। ये बड़ा एडवांटेज था नरेंद्र मोदी की पिछली दो सरकारों में, 2014 से 19 और 19 से 24 तक में वो कोई अपोजिशन नहीं था। पहली बार में कांग्रेस को 44 एमपी जीते थे और दूसरी बार में 52 एमपी जीते थे, उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिला था। तो ये स्थिति, ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के कामकाज की। जो बताया हमने ऊपर, जो उसकी पॉलिसी के लेवल पर अपने सहयोगियों से जो टकराव हो सकता है, स्टाफ का सेक्रेटरीज और वगैरह की नियुक्ति में जो हो सकता है, सरकार के कामकाज को जो लेकर हो सकता है, वो एक चुनौती अपनी जगह है। लेकिन मजबूत विपक्ष को फेस करना होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। उससे कैसे निपटेंगे ये भी देखना होगा। और चाहे विपक्ष की चुनौती हो या पार्टी के अपने बीजेपी के अंदर से चुनौती आने वाली हो, या बीजेपी और आरएसएस के बीच एक तालमेल बनाने को लेकर के भी एक चर्चा है कि वो भी एक चुनौती होगी। वो सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिसका जवाब इस साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव से मिल सकता है। अगर उसमें फिर नरेंद्र मोदी का करिश्मा लौटता है, बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो फिर केंद्र में भी जो चुनौतियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी, न्यूनतम हो जाएंगी। लेकिन अगर राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी हारती है, और खासतौर से इन 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में, जहां लोकसभा में उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, तो फिर चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद का जो कार्यकाल होगा, जो समय होगा, वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज में गुजरेगा, बहुत सारे दबावों को सुलझाने में गुजरेगा। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।